जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल माई इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडस्ट्रियल पब्लिक डोमेस्टिक वायरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस। साथियों, हमारे घर में जो वायरिंग है, वायरिंग के साथ साथ कुछ अप्लायंसेस लगे होते, उपकरण लगे होते, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। तो इन सबके प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारी घरेलू वायरिंग के प्रोटेक्शन के लिए कुछ डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्ड भी लगा है, तो इंडस्ट्रियल में भी कौन सी हम सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं उसकी वायरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है, वोल्टेज और करंट। आइए थोड़ी सी जानकारी उस पर भी हम करेंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे। वैसे तो वोल्टेज और करंट हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है, और साइंस में जब से फिजिक्स टर्म आया तब से हम लोग कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट को पढ़ते आ रहे हैं, या फिर नहीं पढ़ा तो उससे पहले हम लोग अपने घरेलू लाइफ में वोल्टेज और करंट को सुनते आ रहे हैं। लेकिन कितना हम अपने दैनिक जीवन में इसको रिलेट कर पा रहे हैं अपने दैनिक जीवन से, जो हमने पढ़ा और जो हमने सुना, क्या दोनों में अंतर है? या जो हमने पढ़ा और हमने क्या समझा, क्या इन हमारी समझ में और हमारी पढ़ाई में अंतर है? उस पर हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि वोल्टेज हम सभी लोग जानते हैं, किताबी ज्ञान, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल। किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर है वो करंट कहलाती है। ये हमारा किताबी ज्ञान है और सही भी है। जब किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, वही हमारी करंट है। मीन्स एक लंबा सा वायर होता है जो घर के इस सिरे से स्टार्ट होकर घर के इस सिरे तक आता है, तो उसमें करंट कैसे आती है? जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस सिरे तक आते हैं तभी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और वो करंट के रूप में इस सिरे से इस सिरे तक आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर अब वोल्टेज क्या है? और साथियों, उससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि घरेलू हमारे जितने भी उपकरण हैं, चाहे फ्रिज हो, चाहे पंखा हो, चाहे आपके घर में रखी हुई टीवी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे घर के किचन में यूज करने वाली मिक्सी, अवन या कोई भी उपकरण हो, सारे उपकरण सिर्फ और सिर्फ करंट से ऑपरेट होते हैं। तो फिर वोल्टेज का क्या रोल है, आइए जानते हैं। वोल्टेज की परिभाषा, इन एनी कंडक्टिंग मटेरियल वोल्टेज इज ओनली एंड ओनली अप्लाइड प्रेशर। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में वोल्टेज क्या है? केवल वो प्रेशर है, अप्लाई होने वाला प्रेशर है। और ये प्रेशर हम लोग क्यों अप्लाई करवाते हैं? अगर वोल्टेज ना हो तो करंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर पाएगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही वोल्टेज है। मीन्स इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराने के लिए जो हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देते हैं, वही हमारा वोल्टेज है। इज दैट क्लियर? मीन्स कंडक्टिंग मटेरियल में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और उसको इस स्थान पर लाना है तो हमें वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। विदाउट वोल्टेज इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो यही रोल होता है वोल्टेज का। और करंट का तो आप सभी लोग जानते हैं
कि आपके घर का अगर कोई भी उपकरण चालू करना है, चलाना है, तो करंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन करंट कब चलेगा? जब वोल्टेज उस पर अप्लाई होगा। वोल्टेज की यूनिट क्या है? वोल्ट है। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। घरेलू टर्म में, घरेलू सप्लाई में वोल्टेज कितना आता है? 220 से 240 वोल्ट। और 3 फेज की वायरिंग में कितना आता है? 415 वोल्ट। ठीक है, 415 से 440 के बीच में आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो ये कुछ बेसिक बातें थी वोल्टेज और करंट से रिलेटेड। अब हम जो वायरिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस है उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले साथियों आगे बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो भी आप देखिएगा। आप YouTube पे समय, हमको पता है सबका समय व्यतीत होता है, लेकिन अगर आपको जानकारी मिल रही है, अच्छी जानकारी मिल रही है और मैं समझा रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, समझ में आएगा। भले आप स्टूडेंट हो या ना हो, ये आपके नॉलेज की चीज़ है, इसको गेन जरूर करिए। कहीं ना कहीं आपका घर होगा और घर में ये सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं। अगर नहीं है तब भी अगर आपको नॉलेज है तो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रोटेक्टिंग डिवाइस है फ्यूज, जिसको किटकैट फ्यूज भी बोलते हैं और सिंपली हम लोग फ्यूज भी बोलते हैं। किटकैट फ्यूज ये चीनी मिट्टी का बना एक आवरण होता है, जिसमें 2 पिन होती हैं, एक इनपुट पिन होती है और एक आउटपुट, एक इनपुट पिन होती है और एक आउटपुट पिन होती है। ये इनपुट पिन हुई और ये आउटपुट पिन हुई। इसके ऊपर एक कैप लगा होता है। ठीक है, जो ये कैप है, ये यू कहें, ये इंसर्टिंग पार्ट है, इसको हम इंसर्ट करते हैं तो ये दोनों पिन आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। ये मेटल की पिन है और इन दोनों पिन को एक वायर से कनेक्ट किया गया है। इस वायर को बोलते हैं फ्यूज वायर। साथियों, इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे किटकैट फ्यूज में या फ्यूज में। ये फ्यूज वायर जो होता है वो टिन और शीशे के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन क्यों बनाया जाता है? इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के जब हम बनाते हैं इस फ्यूज वायर को, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो जाता है। आप नोट्स मैंने इस तरीके से लिख दिया है, आप इसको नोट भी करते जाएं, बहुत अच्छी चीज है। इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? गलनांक, और रेजिस्टेंस प्रतिरोध। ठीक, फ्यूज वायर एक तरीके का रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, फ्यूज वायर कैसे सर्किट को हमारे प्रोटेक्ट करता है? ओवर करंट पे। जब करंट हमारे सर्किट में ओवर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी उपकरण जो है ओवर करंट, मान लीजिए उसकी 5 एम्पियर क्षमता है और 5 से 15, 50, 500 कुछ मिली सेकेंड के लिए उसने ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से यहाँ पर हीट, अकॉर्डिंग टू जूल लॉ, जूल का जो ऊर्जा का नियम है उसके अकॉर्डिंग, जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो वहां पर गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। उसकी वजह से ये फ्यूज वायर गल जाएगा। जब गल जाएगा तो ये यहां से टूट जाएगा और ये दोनों पिन अलग हो जाएंगी, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे करंट फ्लो नहीं होने देगा। मींस ये ब्रिज जो है पूरा टूट गया। यहां से जब ब्रिज टूट गया तो आवागमन बंद हो गया।
और आपकी लाइन जो है वो बच गई। ठीक, सेकेंड टॉपिक क्या है? एमसीबी। एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, वैसे एमसीबी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी हम शॉर्ट में इसको बताएंगे। एमसीबी कैसे बड़ा है इसको मैं बताने लगता हूं तो वीडियो बहुत डिटेल में चला जाता है और कमेंट में लोग डालते हैं कि सर आप इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाते हो। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। एमसीबी सिंगल पोल, डबल पोल, सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल, फोर पोल। ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंग 4 टाइप की एमसीबी होती हैं। इसके अलावा ABC एमसीबी पर आप देखेंगे तो ए टाइप A10 लिखा होता है, किसी किसी में B15 या B10 लिखा होता है, या B5, किसी में C20 या तो ABC और D ये क्या है? वो क्लास है, उस क्लास के अकॉर्डिंग भी उनको कैटेगराइज किया गया है। तो इस पे एक खुद ही एक से 2 घंटे का टॉपिक है, तो उस पर हम लोग कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी ये समझें एमसीबी। फ्यूज के बाद दूसरी हमारी सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस है एमसीबी। ठीक, एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ये 2 कंडीशन में ट्रिप होती है। पहली, करंट के ओवरलोड की कंडीशन में। ओवरलोड सिंपली हम लोग बोलेंगे ओवरलोड की कंडीशन में, क्योंकि अप्लायंसेस में, कोई भी अप्लायंसेस में करंट ही फ्लो होता, करंट के थ्रू ही चलता, तो सीधे सीधे हम बोल देंगे ओवरलोड की कंडीशन में। और दूसरी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में। मीन्स अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया या 2 वायर आपस में टच कर गए तो एमसीबी फौरन ट्रिप कर जाएगी। ठीक, और वही एमसीबी उतनी अच्छी होगी जो बहुत जल्दी ट्रिप करेगी। मीन्स जल्दी का मतलब सेकंड भी वो अगर लग रहा है तो बेकार है एमसीबी। मिली सेकंड में ट्रिप करनी चाहिए एमसीबी। इज दैट क्लियर? तो एमसीबी जितनी फास्ट ट्रिप होगी वही एमसीबी सबसे अच्छी होगी। एमसीबी 4 टाइप की होती है, सिंगल पोल एमसीबी, डबल पोल एमसीबी, ट्रिपल पोल एमसीबी, 4 पोल एमसीबी। सिंगल पोल एमसीबी में केवल हम एक फेस देंगे। डबल पोल एमसीबी में हम एक फेस और एक न्यूट्रल देंगे। ट्रिपल पोल एमसीबी में 2 फेस हम देंगे और एक न्यूट्रल देंगे। 4 पोल के एमसीबी में 3 फेस देंगे हम और एक न्यूट्रल देंगे। 5 पोल की एमसीबी नहीं होती क्योंकि 4 फेज नहीं होते। फेज मैक्सिमम 3 होते हैं, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू, RYB। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 पोल की ही पोलैरिटी की ही हमारी कोई भी डिवाइस हो सकती है, चाहे वो एमसीबी हो, चाहे ELCB हो, चाहे RCCB हो, चाहे ELCB हो, चाहे SPD हो, चाहे MCB हो। इन सब की पोलैरिटी 4 तक ही हो सकती है, चाहे वो आइसोलेटर हो। समझ में आया? आना भी चाहिए। अगली हमारी सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ELCB। इसका नाम ही है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता साथियों कि कभी कभी हम अपने घर में कोई भी उपकरण जब छूते हैं तो हमको एक झटका लगता है। और ये झटका क्यों लगता है? जब उसके बॉडी में, उस उपकरण के बॉडी में वो करंट आता है और उसको हम छूते हैं तो हमको झटका लगता है। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी, अगर आप किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पे खड़े हैं, चाहे आप स्लीपर पहने हो या शूज पहने हो या चेयर पे खड़े होकर उसको छुएंगे, तब आपको झटका नहीं लगेगा। और अगर आप नंगे पैर हैं या गीले पैर हैं, ठीक है, या आपने उपकरण को छुआ, फ्रिज का दरवाजा खोल रहे हैं और दूसरा हाथ दीवार पे ऐसे लगा के खोल रहे हैं, तो आपका हाथ दीवार से टच है, तब झटका लगेगा।
उस टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी जो है एक रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो एक रेजिस्टेंस का काम करती है, और करंट, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तब तक करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। ठीक है, चाहे जितने भी उपकरण हैं घरेलू हमारे, वो लोड बोला जाता है उपकरणों को, या रेजिस्टेंस बोला जाता है। रेजिस्टेंस बोलता कोई नहीं, लेकिन हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि वो रजिस्ट करते हैं सप्लाई को। अगर वो सप्लाई को रोकेंगे नहीं तो सप्लाई सीधे आएगी फेज के थ्रू और न्यूट्रल के थ्रू रिवर्स चली जाएगी। अगर हमको उपकरण का यूटिलाइजेशन करना है तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो उपकरण सप्लाई को रोक नहीं पा रहा है तो वो काम नहीं करेगा। उसी तरीके से हमारा शरीर जो है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम किसी उपकरण को छूते हैं और उस उपकरण की बॉडी पे करंट आ रहा होता है तो करंट हमारे थ्रू हमारे शरीर में आ जाता है। चूंकि हमारा शरीर एक रेजिस्टेंस का काम करता है तो फेज तो हमको उस उपकरण से मिल गया और न्यूट्रल हमको ग्राउंड से मिल गया, और हम बन गए एक उपकरण। तो हमारे अंदर आ गई सप्लाई और हमको झटका लगता है। तो इस झटके से बचने के लिए ELCB का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। जैसे ही वो करंट अर्थ में लीक होगा, हमारे थ्रू अर्थ में लीक होगा, ये डिवाइस ट्रिप हो जाएगी। जैसे ही हमने किसी उपकरण को छुआ और वो करंट हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में लीक हुआ, मीन्स हमारे थ्रू जमीन में गया, अर्थ में गया। ठीक, ये डिवाइस तुरंत सेंस करेगी उसको और ये ट्रिप हो जाएगी। इस डिवाइस में 3 पोलैरिटी दी जाती हैं, फेस, न्यूट्रल और अर्थ वायर। अगर आपको साथियों ये डिवाइस लगानी है ELCB, तो आपको अपने घर में अर्थिंग बनवानी पड़ेगी। बिना अर्थिंग के ये डिवाइस पूरी तरीके से बेकार है। इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा तो ये है कि आपकी तो सुरक्षा हो ही रही है, आपके उपकरण की भी सुरक्षा हो रही है। मान लीजिए किसी उपकरण की बॉडी में करंट आ रहा है और किसी छोटे बच्चे ने या आपने या आपकी माता जी ने, किसी ने छू लिया। ठीक है, कभी कभी करंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लीकेज होता है तो जान भी ले सकता है। तो अगर ये डिवाइस लगी हुई है ELCB तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। जैसे आप छुएंगे वो ट्रिप हो जाएगी, सप्लाई कट गई, और जैसे सप्लाई कट गई आपको पता चल गया कि इसमें करंट आ रहा था, इस वजह से ट्रिप हुई ELCB। आप उसको मत छुइए, आप अपने इलेक्ट्रीशियन को बुला के उसको सही करवा लीजिए, फिर उसको इस्तेमाल करिए। तो ELCB आपकी और आप जान माल की सुरक्षा के लिए ELCB का इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, अब उसी का मॉडर्न रूप आ गया RCCB या RCD। RCCB और RCD एक ही चीज है साथियों। RCCB का पूरा नाम है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, लेकिन जर्मन कंट्रीज में RCCB न बोल के इसको RCD बोला जाता है। इसलिए कंफ्यूज होने की जरा से भी जरूरत नहीं, ये दोनों एक ही चीज हैं, RCCB और RCD। ठीक, ELCB और RCCB दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं दोनों। ये बड़काऊ है और ये छोटकाऊ है। ठीक, तो जब एक ही फैमिली के हैं तो एक जैसा काम होगा, एक ही जीन्स हैं दोनों के अंदर तो एक जैसी हरकतें होगी। ठीक, मीन्स ELCB जो है वो ओल्डर टेक्नोलॉजी है और ये न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी है। अब अंतर क्या है? दोनों का नाम अलग है तो दोनों का काम अलग नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी। भाई बड़ा भाई व्हाट्सएप यूज करता है
तो छोटा भाई इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने मैसेंजर हैं सब यूज करता है। ठीक, ELCB और RCCB का काम एक ही है। ठीक, लीकेज करंट से हमको बचाना। किसी भी उपकरण में अगर करंट आ रहा है तो ELCB भी आपको बचा लेगा और RCCB भी आपको बचा लेगा। अब ELCB में आपको 3 पोलैरिटी मैंने बताई थी। ELCB के लिए 3 पोलैरिटी होनी चाहिए थी, अर्थ, फेज, न्यूट्रल। लेकिन RCCB या RCD के लिए केवल 2 पोलैरिटी होंगी, फेज और न्यूट्रल। तो ये ट्रिप कैसे करेगा साथियों? इसमें एक सेंसिंग डिवाइस लगी होती है, एक सेंसिंग डिवाइस लगी होती है जो ये सेंस करती है कि करंट कितनी मात्रा में आया था और कितनी मात्रा में वापस ट्रांसफार्मर को गया। साथियों अब एक छोटी सी बात और बताते, फेज और न्यूट्रल वायर हम लोग सुनते हैं। फेज और न्यूट्रल वायर में अंतर क्या होता है? फेज बहुत शॉर्ट में हम आपको समझाएंगे। फेज वायर जो होता है वो करंट को लाने का, उपकरण तक करंट को लाने का काम करता है। फेज वायर उपकरण तक करंट को लाने का काम करता है और न्यूट्रल वायर वापस उपकरण से ट्रांसफार्मर तक ले जाने का काम करता है। फिर से एक बार, फेज वायर और न्यूट्रल वायर में अंतर क्या है? फेज वायर वो वायर होता है जो ट्रांसफार्मर से आपके घर में रखे हुए फ्रिज तक करंट को लाने का काम फेज वायर करेगा। करंट को ट्रांसफार्मर से आपके घर में रखे हुए फ्रिज तक लाने का काम फेज वायर करेगा, जिसको लाइन वायर भी बोलते हैं, मेन वायर भी बोलते हैं। और फ्रिज से वापस ट्रांसफार्मर तक करंट को पहुंचाने का काम न्यूट्रल वायर करेगा। सभी को समझ में आया? तो RCCB जो है वो करंट सेंसिंग डिवाइस है। ये करंट को सेंस कर लेती है कि किस मात्रा में ट्रांसफार्मर से आपके उपकरण तक करंट आया। अगर उसी मात्रा में, उसी रेशियो में वापस ट्रांसफार्मर तक नहीं गया तो ये ट्रिप कर जाएगी। और वापस क्यों नहीं गया? मान लीजिए फ्रिज में करंट, फ्रिज की बॉडी पे करंट आ रहा है, ठीक, वो ग्राउंड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसी रेशियो में जा रहा है ट्रांसफार्मर तक, भले उसकी बॉडी पे लीक हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपने इसको छुआ, आपको झटका लगा ऐसे, और वो आपके थ्रू थोड़ा सा करंट जमीन में चला गया। जमीन तुरंत खींच लेती है बिजली को, वो न्यूट्रलाइज हो गया। थोड़ा सा करंट जमीन में चला गया तो करंट का कुछ ना कुछ परसेंट लॉस हुआ, भले बहुत कम लॉस हो, भले वो मिली एम्पियर में लॉस हो। ठीक, तो इसको ये सेंस करेगी और ये ट्रिप कर जाएगी। ठीक, अब इन सभी का डिमॉन्स्ट्रेशन हम जब ये सारी डिवाइसेस रखेंगे टेबल पे, इनको सप्लाई में, मेन सप्लाई में जोड़ेंगे, कनेक्ट करके हम दिखाएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन पढ़ाई और डिमॉन्स्ट्रेशन एक साथ हम नहीं कर सकते। इन सभी का हम डेमो करके दिखाएंगे, रखेंगे, ट्रिप कैसे होगी, सॉर्ट करा के हम ट्रिप भी कराएंगे, MCB RCCB दिखाएंगे, कितने कितने पोल की होती है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसको अगले वीडियो में करेंगे, एक ही वीडियो को इतना लंबा नहीं कर सकते हैं। आइसोलेटर क्या होता है साथियों? मैंने लिखा भी है, लुक्स लाइक MCB बट वर्क्स एज अ स्विच। आइसोलेटर देखने में आपको एकदम MCB लगेगा, दूर से देख के आप MCB ही बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये एक सर्किट ब्रेकर का काम करता है। कैसे? ये एक तरीके का स्विच होता है। सिंगल पोल की MCB और सिंगल पोल के आइसोलेटर के पैसों में बहुत अंतर होगा। MCB कम से कम 5 से 6 गुना महंगी होगी और आइसोलेटर में कुछ ऐसा होता ही नहीं, वो स्विच की तरीके से ही बिहेव करता है, केवल लाइन को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये आइसोलेटर कहलाता है।
ये भी 1 से 4 पोल में आता है, सिंगल पोल, ठीक है, सिंगल पोल का आइसोलेटर और सिंगल पोल की एमसीबी। अच्छा एक चीज और बता दें हम आपको, डबल पोल, ट्रिपल पोल और 4 पोल के आइसोलेटर के सारे लीवर आपस में जुड़े होंगे। डबल पोल एमसीबी, चाहे ट्रिपल पोल एमसीबी हो, चाहे 4 पोल की एमसीबी हो, चाहे सिंगल पोल की एमसीबी हो, एमसीबी का लीवर हमेशा रेड कलर का होगा। ये पहचान है एमसीबी की। बाकी आप सिंबल देख के बता सकते हैं। एमसीबी पे ऐसे सिंबल बना होता है इस टाइप का, ऐसे स्विच टाइप का सिंबल बना होगा एमसीबी पे, सॉरी आइसोलेटर पे, माफ करिएगा। ये आइसोलेटर की पहचान बता रहे हैं हम। पहला पहचान, आइसोलेटर का लीवर चाहे सिंगल पोल की हो, चाहे डबल पोल की, चाहे ट्रिपल पोल की, चाहे 4 पोल की, उसका लीवर जो उठाने वाला होता है स्विच, वो आपको रेड कलर का ही मिलेगा। और दूसरी चीज, आइसोलेटर पे एक ऐसा निशान होगा। एमसीबी पे ऐसा निशान होगा, एक चौकोर और एक हाफ राउंड में। ये एमसीबी पे ऐसा निशान होगा, आइसोलेटर पे ऐसा निशान होगा, ठीक है। एसपीडी क्या है? सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, एसपीडी जो है वो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है। ये डिवाइस भी हमारे घर में लगी होनी चाहिए। ये वर्किंग करती है ओवरलोड वोल्टेज और करंट पे। मतलब जब वोल्टेज ओवरलोड हो जाता है या करंट हो जाता है तो उस पर ये वर्क करता है। मींस मान लीजिए आपके घरेलू सप्लाई में 220 वोल्टेज आता है और अचानक से 500 वोल्ट आ जाए, तब क्या होगा? अगर ये डिवाइस नहीं लगी होगी तो प्रेशर आपकी वायरिंग पे इतना तेज होगा कि सारी वायरिंग जल जाएगी और करंट भी खराब हो सकते हैं, ठीक। या मान लीजिए 5 एम्पियर की, अगर किसी उपकरण को 5 एम्पियर की जरूरत है, 5 की जगह 50 चला आए, तो क्या होगा? वायरिंग पूरी खराब हो जाएगी। या मान लीजिए आकाशीय बिजली आपके वायरिंग पे गिर गई या आपके छत पे गिर गई और छत के थ्रू वायर में आ गई, तो क्या होगा? पूरी वायरिंग जल जाएगी, पूरे उपकरण खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर एसपीडी लगा हुआ है तो ये ट्रिप करके सबको, सारे उपकरण और आपकी वायरिंग को सुरक्षित कर देगा। एमसीसीबी क्या है साथियों? एमसीसीबी भी, इसका पूरा नाम है मोल्डेड केस करंट सर्किट ब्रेकर। ये पूरी तरीके से एमसीबी का ही टाइप है, लेकिन ये हाई करंट पे वर्क करता है और ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज की जाती है। ऐसा नहीं कि और ऊपर की डिवाइसेस इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज नहीं कर सकते, सारी यूज होंगी, लेकिन स्पेशली ये जो डिवाइस है इसको हम डोमेस्टिक में यूज नहीं कर सकते, ठीक। एक डेमो है इन सभी डिवाइसेस जो है उनको अपने घरेलू वायरिंग में कैसे कनेक्ट करेंगे उसका। ये आप के कॉलोनी के बाहर लगा हुआ पोल है, यहाँ से एक फेस और एक न्यूट्रल आपके ट्रांसफार्मर में आया कॉलोनी के बाहर, यहाँ से स्टेप डाउन किया गया, सॉरी स्टेप अप किया गया, और ये आपके घर के बाहर लगे हुए एनर्जी मीटर में जाएगा। ये ब्लैक कलर से जो मैंने डिनोट किया है, ब्लैक कलर का वायर जो होता है वो न्यूट्रल की पहचान होता है, और फेस की पहचान रेड कलर का वायर होगा या फिर येलो कलर का होगा या फिर ब्लू कलर का होगा। अगर सिंगल फेज की वायरिंग कर रहे हैं तो हम चाहे रेड कलर का वायर फेस के लिए यूज करें, चाहे ब्लू कलर का, चाहे येलो कलर का, ठीक है। तो मैंने ब्लैक न्यूट्रल के लिए और येलो, इसको कंसीडर मत करिएगा, ये बन गया था गलती से, ठीक है। चलिए मैं उसको सही कर देता हूँ।
ठीक है, ये एनर्जी मीटर, ठीक, क्योंकि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और उस ऊर्जा आपके घर में उस ऊर्जा की खपत कितनी हो रही उसको नापने का काम घर के बाहर लगा हुआ मीटर करता है, इसलिए इसको ऊर्जा मीटर कहते हैं। किसी वीडियो में हम कैसे अपने घर के बिजली के बिल को कैलकुलेट करें, ठीक है, कैसे हर महीने का हम कैलकुलेशन करें, अपने घर में खर्चा हो रही बिजली को, ठीक, कैसे हम कम कर सकते हैं। एक पावर फैक्टर टॉपिक है, पावर फैक्टर मीटर लगा के और पावर फैक्टर रेशियो जो है रेट मेंटेन करके हम अपने घर में खपत हो रही बिजली को कम भी कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे कभी बाद में, ठीक। तो एनर्जी मीटर का जो आउटपुट होगा वो किटकैट फ्यूज है, ये किटकैट फ्यूज में जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो इनकमिंग होती है लाइन की वो नीचे वाली पोलैरिटी में दी जाती है, और जितने भी सर्किट ब्रेकर डिवाइस हैं आप देखिएगा उसमें एल इन नीचे ही लिखा होगा या L1 नीचे लिखा होगा और L2 ऊपर लिखा होगा, ठीक है। तो किटकैट फ्यूज में मैंने नीचे कनेक्ट किया, ऊपर से आउटपुट निकाल के आइसोलेटर में दे दिया, आइसोलेटर यानी डीपी, ठीक। डीपी यानी मैंने क्या बताया था, ये एमसीबी की तरीके से लगेगा और स्विच की तरीके से काम करेगा। अभी मैं हट जाऊंगा, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एसपीडी कनेक्ट करेंगे, एसपीडी के बाद ईएलसीबी या आरसीसीबी, उसके बाद एमसीबी कनेक्ट होंगी और एमसीबी से ये R1 यानी रूम 1, R2 रूम 2, रूम 3, ऐसे ही अपने अलग अलग जगह के लिए यहाँ पर कई सारी एमसीबी होंगी। R1 के लिए इसमें से चली गई, R2 के लिए इसमें कनेक्शन हो गया, ऐसे ऐसे निकाल दिया जाता है। R1 की लाइन कट कर ली, यहाँ 1 वाली एमसीबी, उसके नीचे मार्किंग करने का भी वो स्लिप लगाने का रहता है, उस पर आप R1 लिख दीजिए, ठीक है। तो R1 जैसे डाउन करेंगे यहाँ की लाइन कट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। आपने अपना प्यार बनाया इस चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।